नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि पश्चिम एशिया संकट युद्ध की वजह से जो देश में हालात बने हैं उसमें कुछ लोग तेल और गैस की घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं जिसकी जरूरत है नहीं। लगातार इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि अपने देश में क्या स्थिति है। तेल यानी पेट्रोल डीजल का बहुत अच्छा स्टॉक है, गैस की भी आपूर्ति है, तो घबरा कर क्यों खरीदारी करना। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। सरकार ने लगातार इस बारे में जानकारी भी दी है। इसी सिलसिले में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। उसके बाद आज खास चर्चा होगी आज की, और वो चर्चा होगी कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना बनाए हुए हैं। क्यों बनाई हुई है, आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं। चुनाव आयोग पर निशाना लगातार ममता बनर्जी बना रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हलचल है वो पूरे उफान पर है, इस पर खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे केरल की। वहां पर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि यूडीएफ में मुख्य घटक है कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है, वो चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। और इस बीच यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो, यानी सेक्युलर का एक अलग, सेक्युलरिज्म पर एक अलग लेवल की लड़ाई वहां चल रही है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 9 अप्रैल को केरलम, असम और पुदुचेरी में चुनाव के लिए तमाम धुरंधरों ने कसी कमर। नाम वापसी का आखिरी दिन है आज। चुनावी हलचल तेज। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी जारी है वार पलटवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर एनडीए दलों को एकजुट होने की अपील की। अब सवाल यह है कि अब ममता को क्यों आ गई सहयोगी दलों की याद। केरल में प्रमुख विपक्षी यूडीएफ का चेहरा अभी तक तय नहीं। कांग्रेस में असमंजस। पहले शशि थरूर के नाम की चर्चा थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल का आला कमान से है अच्छा रिश्ता। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। टर्मिनल भवन का भी करेंगे निरीक्षण। देश की सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से एक है नोएडा का यह हवाई अड्डा। वैश्विक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने सबसे लोकप्रिय नेता। 68% अनुमोदन रेटिंग हुई हासिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटी लोकप्रियता, पीएम मोदी का जलवा कायम। और रामनगरी अयोध्या में तेज हुई रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी। कल सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा अर्चना होगी शुरू। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य दिव्य की किरणों से होगा अभिषेक। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे देश में जो तेल और गैस की स्थिति है उसको लेकर सही स्थिति क्या है। सरकार लगातार जानकारी दे रही है। दरअसल सही स्थिति है कि तेल और गैस को लेकर पैनिक बाइंग यानी घबरा कर खरीदारी करने की अब कोई जरूरत है नहीं। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में एक तरफ जहां सीज फायर को लेकर मतभेद गहरे होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन ईरान से आए एक गुड न्यूज ने भारत में तेल और गैस को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह पर लोगों को आश्वस्त किया है उसके खिलाफ। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष 27वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इस बीच ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए भारत, चीन और रूस को अपना साथी बताया है। ईरान ने कहा है कि हमारे दोस्तों के लिए हॉर्मुज बंद नहीं है। ईरान ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए और दुश्मनों के लिए ही हॉर्मुज को बंद रखा गया है। कूटनीतिक तौर पर सरकार को घेरने में लगे विपक्षी दलों को भी शायद यह खबर सुनकर अच्छा ही लगा होगा। भारत सरकार ने हालांकि बुधवार को मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जहां सरकार की ओर से यह बताया गया कि यह एक कूटनीतिक सफलता है कि पेट्रोलियम उत्पाद लेकर भारत आने वाले 4 जहाज पहले ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भी चुके हैं, लेकिन 5 और के जल्द ही पार कर जाने की उम्मीद है। भारत आने वाले 18 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास फंसे हुए हैं, जो ईरान के ताजा ऐलान के बाद अब कभी भी भारत आ सकते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच गैस और तेल की सप्लाई दुनिया के हर देश में हुई है, इससे प्रभावित हुई है दुनिया का हर देश।
लेकिन भारत ने तेल और गैस को लेकर खाड़ी पर अपनी निर्भरता कम करके तेल के आयात का सिलसिला अब 41 देशों से जारी रखा हुआ है। इस बीच अर्जेंटीना ने पिछले महीनों में लगभग 50,000 टन एलपीजी भारत को भेजा है। भारत से 20,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना से गैस लाकर घरेलू जरूरतों को पूरा करने की तेज पहल की गई है। वेस्ट एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। भारत की भूमिका को लेकर विदेश मंत्री का वो जवाब चाहते थे और मीडिया की खबर माने तो इन सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा, भारत खुद को पाकिस्तान की तरह ब्रोकर के रूप में नहीं देखता। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। भारत चाहता है कि शांति हो। जाहिर है इस संकट से भारत प्रभावित तो जरूर है, लेकिन किसी पक्ष के बगैर वो सिर्फ भारत का हित देखता है, अपना हित देखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम तो सिर्फ भारत के साथ हैं। साथियों, जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का भी कहना है कि ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध पर सरकार की चुप्पी का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इसका इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए करेगी। लेकिन पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहा है, ये तो दुखद है। Right now, sorry to say that things are not looking so good. Now it's a bit embarrassing for all of us. One of the reasons that I supported the government's restraint and silence on this Iran war was because I hoped that the government would use this to create a space for peacemaking and be a leading voice for peace, as the Prime Minister has often said India should be. But ironically, we see that it is Pakistan, apparently, that is leading the effort with Turkey and Egypt to do mediation. So obviously, I can't be happy about that. वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजनीति में मध्यस्थता करना तो सम्मानजनक काम है। राजनीति में और खासतौर से कूटनीति में मध्यस्थता एक सम्मानजनक नाम है, और ये कह देना कि दलाली हम नहीं करते, पाकिस्तान करता है, तो इससे लगता है कि पाकिस्तान चूंकि मध्यस्थता कर रहा है तो उससे खिसियाहट में ये इस भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पूरे विश्व में दरअसल पाकिस्तान की तो जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान को एक दलाल की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक नौकर दो मालिकों के बीच में क्या सुलह करा सकता है। ईरान ने भी ये रिजेक्ट किया है कि कोई मीडिएशन या मध्यस्थता हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुद के शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं पा रहे, तो पाकिस्तान का महिमा मंडन किया जा रहा है, पाकिस्तान को ताकतवर बताया जा रहा है, और जबकि भारत की जो विदेश नीति है इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने ये देखा कि जो पार्टियां हैं, खासतौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उन्होंने विदेश मंत्री के बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये पूरी स्थिति है क्या? विदेश मंत्री ने क्या कहा था, इस समय क्या स्थिति है, इसी पर बात करने के लिए एक अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। पहले मैं अखिलेश सुमन जी के पास चलता हूँ। अखिलेश जी बताइए, विदेश मंत्री ने एक बात कही, एक स्थिति स्पष्ट की कि पाकिस्तान जिस तरह अपने आप को बिछा देता है, हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं करते, हम भारत के हित को देखते हैं। ऐसे में विदेश मंत्री के बयान पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी?
देखिए, खास संदर्भ था, जिस खास संदर्भ में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सवाल पूछा था विपक्ष के नेताओं ने कि पाकिस्तान किस तरीके से मध्यस्थता कर रहा है, उसकी ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वह इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो उसके जवाब में देखिए, विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं है, हम ब्रोकर नहीं है, हम ब्रोकर की तरह काम नहीं करते। उसका एक डिप्लोमेटिक मतलब ये होता है कि जो ब्रोकर होता है या दलाल होता है वो क्या करता है, केवल एक का संदेश दूसरे तक पहुंचा देता है, बस इसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। जो दलाल या ब्रोकर होता है उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती, वो केवल एक संदेश वाहक की तरह काम करता है। तो भारत का यह मानना हमेशा रहा है कि दुनिया की समस्याओं के बीच में हमारा एक स्टैंड है और हम उस स्टैंड के आधार पे जो है एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पे हम अगर कोई ऐसी स्थिति कभी बनेगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे और अगर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, हमारी बातों को माना जाएगा, हमारी बातों को सुना जाएगा, तब हम हस्तक्षेप करने की स्थिति में रहेंगे। इसका इतना ही सांकेतिक महत्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं महत्व है। मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को अमेरिका के सामने इस तरीके से बिछा दिया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए थे तो किस तरीके से उनकी अनवांटेड कह सकते हैं कि अप्रत्याशित उन्होंने तारीफ की थी। तो कोई किसी भी राजनेता को, किसी भी देश के शासक को, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ये शोभा नहीं देता। तो उसी के संदर्भ में केवल विदेश मंत्री जयशंकर जी। बाकी अपडेट के लिए मैं आपके पास आता हूं अखिलेश जी। विनोद जी से जुड़ते हैं। विनोद जी, हम जानते हैं पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने नहीं निकलने दिया, वो एक तो वो बात, दूसरी बात और भी कि ईरान लगातार इनकार कर रहा है कि नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही है, कहीं कोई मध्यस्थ है नहीं। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसे कोई बातचीत कहीं से हो रही हो। लेकिन जब यहां पर कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि इसी धरती पर रूस, चीन जैसे, भारत जैसे ऐसे बड़े देश हैं जो इस मध्यस्थता में नहीं है। अगर तुर्की है, पाकिस्तान है और कुछ देश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह बात हो सकती है कि चलो इस्लामिक वर्ल्ड की एक बात है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से इस बीच में निगोशिएट कर सकते हैं। इस चीज को ऐसे ना लेकर के प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश नीति चलाते हैं, वो भारत की विदेश नीति है, भारत पिछड़ गया, पाकिस्तान आगे निकल गया, ये नैरेटिव का कहीं कोई गुंजाइश है विनोद जी? लाल जी, आपके सवाल का तो बस एक लाइन में उत्तर है, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मजबूरी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं मानते। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये कॉपी था, ये कॉपी पेस्ट का खेल था। उसे कहा गया कि तुम इस तरह का मैसेज अभी ट्वीट करो और वो उसको ट्वीट अपना रिट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। उससे ज्यादा पाकिस्तान के लोग नहीं मानते। तो ये मध्यस्थता की बात तो वो एक अलग चीज होती है। जब मध्यस्थता की बात को अभी खुद ईरान ने ही सिरे से नकार दिया है। किसी तरह के सीज फायर से लेके और किसी तरह की बात से लेके शांति के प्रस्ताव को ईरान ने टोटली नकार दिया है। तो फिर ये मध्यस्थता की बात को पाकिस्तान की तरफ से आना, मुझे लगता है सीधे सीधे वो ट्रंप अपने लिए ही फेवर की बात कर रहा है, अपने लोगों के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को की बात को लोग समझे कि हाँ कोशिशें हो रही है और ईरान ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। हमारे लिए जो ईरान की तरफ से गुड न्यूज है, आज हमारा टॉपिक ये है जी। और वो गुड न्यूज जो है, वो बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एक प्राइवेट चैनल के स्थिति में कहा कि भारत में जिस तरह से अपोजिशन पक्ष ढूंढना चाह रहे हैं कि भारत का पक्ष किधर है, क्योंकि वो ये बात लोगों के सामने में वो लाना चाह रहे थे कि भारत का पक्ष जो है वो एक तटस्थ से ज्यादा वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के साथ वो ये इस बात को लेके ऐसे तूल पड़ा हुआ है यहाँ का विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी। उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको साफ किया कि भारत का पक्ष सिर्फ भारत के हित में है और वो भारत का हित जहां भी होगा, भारत उसके साथ में अपना ये करता है, अपना निगोशिएशन करता है, अपना डिप्लोमेसी करता है, अपना सारा अभियान जो भारत सरकार का है वो उसके साथ में। अब ये देखिए कि भारत की स्थिति आज देखिए कि भारत वहां जलडमरूमध्य जो हॉर्मुज की बात आप कर रहे थे जी, वहां सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के कम से कम 40 से 50 देश के फंसे पड़े हुए हैं वहां जहाज। और इस निगोशिएशन का और ये ईरान के इस बात आज के जो खबर है कि हम भारत हमारा एक दोस्त के नेशन है, हम उसके जहाज को कभी नहीं रुके हैं। उससे पहले भी भारत के 5 जहाज अभी तक आ चुके हैं, निकल चुके हैं। हाँ। और 5 जहाज का आना का मतलब समझिए कि ईरान ने अपनी तरफ से साफ किया था कि भारत के लिए प्रतिबंध नहीं है। और आज जब ये ईरान की सरकार की तरफ से ये कहा गया है, तो आप मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए
कि और कंट्री का जहां पे वो प्रतिबंध लगा हुआ, इवन कि पाकिस्तान का भी जहाज को पिछले कल रोका गया था, उसमें अगर भारत का जहाज अब एकदम वहां से निकल पाएगा बिना किसी विरोध के, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी कामयाबी जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि भारत अपने इस ऊर्जा के स्रोत के लिए वैकल्पिक भी रिसोर्सेज को ढूंढ रहा है। जी। और ये खबर आप भी इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा कि जो गैस के लिए यहाँ इन सब चीजों के लिए अफवाह और पैनिक बाइंग करते थे, उनको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ अर्जेंटीना से ही पिछले दिनों 50,000 टन एलपीजी गैसेज के यहाँ। बिल्कुल। तो ये सारे चीजें हैं। अभी अगर आप इस खबर को माने, गवर्नमेंट के सोर्स से अप्रूव नहीं है, ज्यादा आपको अखिलेश जी बताएंगे। तो ये भी रॉयटर्स की खबर है कि ईरान ने जब उस पे सैंक्शन कम हुआ है अमेरिका तरफ से, तो ईरान अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी भारत को भेजने वाला है। ये अभी रॉयटर्स की अभी खबर है। इस खबर में कितना दम है ये मैं नहीं बता सकता, ये रॉयटर्स ने इस खबर को दिया। अखिलेश जी बहुत कुछ इस बारे में बता सकते हैं, और अखिलेश जी ये भी बताएंगे। अखिलेश जी, लोकसभा में अंदर में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए भाई, होर्मुज स्ट्रेट को चोक करना ये हमें स्वीकार्य नहीं है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद जो कूटनीतिक प्रयास हुए वो हम देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं। उन सब का असर, 5 जहाज आ चुके हैं, 5 आने वाले हैं और भी आ जाएंगे। ऐसे में क्या इस समय का डेवलपमेंट है अखिलेश जी, और विशेष रूप से यह भी कि भारत लगातार अन्य जगहों से भी, और अब तो जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि खबर तो यह भी है कि ईरान भी सप्लाई करेगा भारत को। ऐसे में तो ये अखिलेश जी जरूर आप अपने देश के, हमारे देश के लोगों को जरूर ये कहेंगे कि भाई कहीं घबराहट में खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं कवर कर रहा हूँ इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग जो हो रही है। इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग में मैंने ही एक सवाल पूछा था कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या इजाजत लेने की जरूरत होती है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो उसके बारे में राजेश कुमार सिन्हा जो स्पेशल सेक्रेटरी है वहाँ के शिपिंग मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि देखिए, स्पेस ऑफ हॉर्मुज एक फ्री स्पेस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसमें इजाजत की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि अभी युद्ध का समय है, और युद्ध के समय में ईरान ने एक पोजीशन लिया हुआ है कि वो अपने दुश्मन देश के जहाजों को निशाना बनाएंगे, तो ऐसे में हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है, इजाजत नहीं है वो। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। हम सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे हम हर जगह जो आईसी है, आईसी में हम फ्रीडम का ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। लेकिन साथ साथ हम इस बात के भी प्रयास करते हैं कि देखिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में आपको शांति स्थापित करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले के तहत भारत जहां भी कहीं ऐसे संघर्ष हुए हैं, उन सारे संघर्षों में भारत ने इसी आधार पे अपनी राय रखी है और अपना स्टैंड रखा है। तो जहां तक ईरान की बात है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो शिप हैं, बाहर जहाज में है, जो ईरान से अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन बाहर शिप में है, तो उन शिप से उन्होंने खरीदने की इजाजत दे दी है लोगों को। मतलब अपनी तरफ से जो सैंक्शन उन्होंने लगाया था, इजाजत देने का मतलब यह है कि उन्होंने जो सैंक्शन लगाया था कि मान लीजिए कोई कंपनी खरीदती है ईरान के तेल को या एलपीजी को, तो उस पे अमेरिका सैंक्शन लगाता है। तो वो सैंक्शन उन्होंने लिफ्ट कर लिया है। तो ऐसे में सबके लिए फ्री है, और भारत के लिए भी फ्री है कि अगर कहीं ईरान का जहाज होगा जो एलपीजी या क्रूड ऑयल के साथ होगा, उसको हम भी खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रगति है, इस दिशा में काम हो प्रगति है, और लगातार स्थिति सुधर रही है। ये भी बात है कि लगातार जहाज आ रहे हैं, स्थिति लगातार सुधर रही है, दूसरे देशों से और सामान आ रहे हैं, इसीलिए किसी तरह की घबराहट की जरूरत है नहीं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। और विनोद जी बने रहिएगा, क्योंकि आगे चल करके हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना बनाकर क्यों रख रही हैं, और इस बीच राज्य में चुनावी हलचल कितनी बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो
मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब हम खास चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा होगी पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति, वहां की उठापटक, ममता बनर्जी की रणनीति, इन सभी चीजों पर, और विपक्ष की भी यानी बीजेपी की क्या रणनीति है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निशाने पर लगातार चुनाव आयोग क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों ममता बनर्जी चाहती हैं चुनाव आयोग के विरोध में समर्थन, और ये बाकी पार्टियों से भी चाह रही है। चुनावी जंग में अपनी पार्टी टीएमसी को फिर से सत्ता में लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उनका मां माटी मानुष का नारा इस चुनाव में फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर है ममता अब सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान कर रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने अपने इंडी गठबंधन को सीट एक भी नहीं दिया है, लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट बैंक के बदलते समीकरण, छोटे मुस्लिम संगठन, उत्तरी बंगाल में कांग्रेस की सक्रियता ने गैर एनडीए दलों में एकता का एहसास कराया है। अल्पसंख्यक मतदाता पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सबसे बड़ी चुनावी ताकत रहे हैं। तो जाहिर है अब करीब 30% अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने में कांग्रेस, सीपीएम सहित ओवैसी और हुमायूं कबीर भी मैदान में उतर आए हैं। तो उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहली पूरक सूची में करीब 13 लाख लोगों के नाम कट जाने की खबर है। पहली सूची जारी होने तक 32 लाख मामलों का निपटारा हुआ था, जिनमें से 13 लाख लोगों के नाम तो कट गए, जबकि 10 लाख के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। बाकी 9 लाख लोगों के स्टेटस को लेकर फिलहाल अनिश्चितता है कि वो क्लियर हैं कि नहीं। अब खबर है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को जारी हो जाएगी। पहली सूची सोमवार मध्यरात्रि को जारी हुई थी, यानी नामांकन से पहले न्यायिक सुनवाई में क्वालिफाइड लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की जरूरत बताई जा रही है। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर तो सिर्फ चुनाव आयोग है, जबकि खुद ही वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रही है। और इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के जरिए बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। एक क्या उसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है जनता को, जनगण का। संवैधानिक व्यवस्था तो यही है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है, लेकिन ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है। इस पर भाजपा के नेता शामिक भट्टाचार्य जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, लंबे समय से इसीलिए इसी बात पर अटकी हुई है। अगर ऐसा बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए, इसी में जाकर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को इसका कैसे लेना देना? हमारा जो फॉर्म 7 हम लोग दाखिल किया था उसको अपलोड नहीं किया गया। हमारा जो फॉर्म 7 इलीगली पुलिस स्नैच किया, उसका क्या होगा? हमारा फॉर्म 7 जो हमारा कार्यकर्ता BLA 2 ने दाखिल किया था, उसका ऊपर सुनवाई बंद करके अगर वो बीच रास्ते में चुनाव घोषणा कर दिया, चुनाव करा देगा, ये तो हो नहीं सकते। हमारा एकदम हिसाब क्लियर है। हमारा फॉर्म 7 का हिसाब निकास पूरा करना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए, उसका बाद ही चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर के मुद्दे में बाकी दूसरे बड़े मुद्दे दब ना जाएं, इसी को लेकर भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी खत्म करके सुशासन लाने की जरूरत है।
सब लोग राम राज्य चाहते, राम राज्य, सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा और टीएमसी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये बंगाल के आम लोग कभी कभी विभाजन की राजनीति में फंस जाते हैं, लेकिन सबको ये मालूम हो चुके हैं कि ये दोनों मिलकर ध्रुवीकरण करेंगे और ध्रुवीकरण के चलते अगर किसी को नाफा होने की संभावना है वो टीएमसी पार्टी। तो इसलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों का ही इच्छा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच वोट की बंटवारा हो जाए। अधीर दादा को इसका तजुर्बा भी है, क्योंकि अभी हुमायूं कबीर ने कुछ खुलासा किया था इनकी लोकसभा सीट को लेकर के कि कैसे ध्रुवीकरण करवाया गया था। बहरहाल बंगाल की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में भास्कर सिन्हा रॉय जी जो टीएमसी सपोर्टर, वो जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे इस समय मैं चलता हूं प्रसेनजीत दा के पास। सबसे पहले प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी लगातार एकदम जिसे कहते हैं ना पकड़ करके रखा है चुनाव आयोग के मुद्दे को, एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने ऐसा पकड़ करके रखा है कि हाँ उस पर बोलना ही बोलना है। और मुझे तो ऐसा अब लग रहा है, मैं पहले से भी बोलता रहा हूं कि मुझे लगता है जिस दिन तक पश्चिम बंगाल में अंतिम वोट पड़ नहीं जाएगा तब तक ये मुद्दा टीएमसी और ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है। क्या रणनीति है, स्ट्रेटजी क्या है कि इस पर इतना ज्यादा फोकस रखो कि बाकी सारी बातें गौण पड़े, उस पर ज्यादा चर्चा ना हो? बताइए। हाँ, क्योंकि जितना बाकी चीजों के बारे में चर्चा हो जाए तो उतना ही बंगाल में क्या खोखला स्थिति है इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए ये जो नॉन इशू है, इस नॉन इशू को इशू बनाकर लोगों की मन में एक तरह की भ्रम पैदा करने की कोशिश ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर ये जो 75 लाख अभी कुल मिला के अगर 73 से 75 लाख लोगों की नाम कट गया है, ये सही है। तो ममता बनर्जी 4-5 दिन कोलकाता में धरना दिए हैं, तो इसमें 23 लोगों को उन्होंने हाजिर कर पाया था जिनका नाम हो सके कट गया है, पता नहीं उन्होंने किसी भी इंसान को हाजिर कर सकती है, ये उनका पुराना खेल है कि किसी को भी वो हाजिर कर देते हैं। तो उन्होंने 23 लोगों को हाजिर कर पाया। तो इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा राजनीतिक दल, इतना बड़ा उनका समर्थन पूरे बंगाल में, वो सिर्फ 23 लोगों को हाजिर कर पाया जो उनका दावे के अनुसार जिनका नाम कट गया था। लेकिन संख्या क्या है? 75 लाख। उस समय पे ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है ये निकला नहीं था, तो 60-65 लाख ऐसा है। तो 60-65 लाख में से उन्होंने अगर जो डेड वोटर है उसका नाम बारे में छोड़ दे तो उन्होंने सिर्फ 23 लोगों को हाजिर कर पाए थे। ठीक है। अब तक उनका शायद 6 या 7 चुनावी रैली हो गया है। ये चुनावी रैली में चाहे वो नॉर्थ बंगाल में हो या आज वो साउथ बंगाल में है, किसी जगह पे एक भी ऐसा लोगों को उन्होंने हाजिर नहीं कर पाया जिनका नाम कट गया है। ठीक है। तो नाम तो कट गया है, ये तो सही है। तो मेरा कहना यह है, ये लोग क्यों ममता बनर्जी की जो मंच है उस मंच पे हाजिर नहीं हो रहा है? जी। क्यों ये सारे लोग उनका दर्शक आसन या उनका जो सामने वाला जो ये है उन पे हाजिर होके प्लेकार्ड लेके क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि हम महिला है, मेरा नाम कट गया है, मैं राजवंशी हूँ, मेरा नाम कट गया है, ये मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम कट गया है, मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम कट गया है। ये ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, लेकिन इनको दिखाई क्यों नहीं दिया रहा है? इसका मतलब ये है
ये मेरा समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो भी बात है कि अगर 23 लोगों को वो हाजिर कर रही हैं, उन 23 लोगों पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इन 23 लोगों के नाम कैसे कटे, और वो बताएंगे कि इन 23 लोगों के मामले में क्या कमी रह गई। 23 लोग कहां गायब हो गए? आज के दिन वो 23 लोग कहां गायब हो गए? जी, ये भी बात है। ये आप ये भी एक शंका जाहिर कर रहे हैं कि कहां से वो 23 लोग आए और कहां चले गए, ये भी एक बात है। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी पश्चिम बंगाल को लेकर के बड़ी बड़ी टिप्पणी की है। कहा कि देखिए, सब जगह पर नाम कटे, सब जगह पर SIR हो गया, ये सारा बवाल आप ही के यहां क्यों हो रहा है, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये एक तरह से जिसे कहते हैं, आप इसे झिड़की मान लीजिए कि भाई बार बार दौड़ दौड़ के आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, फिर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना बनाए रखते हैं। आखिर TMC की, ममता बनर्जी की यही रणनीति है इस चुनाव के लिए? विनोद जी, लाल जी, आप जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तो उसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा परसों के अपनी सुनवाई में, जब ED और इसकी सुनवाई हो रही थी SIR पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हर मामले को राजनीतिकरण करना आपकी मजबूरी है? हाँ, ये भी बात मुझे ही लगता है कि TMC ने हर मामले को जब तक पॉलिटिसाइज ना करे तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एक कदम आगे बढ़ती है। दादा ने जो बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लगभग 73-74 लाख अभी मतदाता जो थे पुराने लिस्ट में, उनके नाम कटे हैं पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी अभी तक अगर 23 लोगों को सामने में लाए हैं, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटने का जब अपोजिशन की तरफ से PIL आया था, 15 नाम मांगे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 15 नाम मांगे थे। और उस 15 नाम में से कपिल सिब्बल ने और योगेंद्र यादव ने कुछ 4-5 लोगों को ले आए थे, लेकिन वो कहां गायब हो गए उसका भी अता पता नहीं दिखा कि वो 5 लोग कौन थे। रही बात कि ये एक SIR का एक प्रोसेस है। अभी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो सुन रहे हैं, उसके बाद 7 वहां पे ट्रिब्यूनल भी बने हैं कि इनमें से जिनके नाम कटेंगे वो फॉर्मर जजेस जो है उस ट्रिब्यूनल में फिर उनकी सुनवाई होगी दोबारा, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि एक भी जेन्युइन वोट जो है वो वोट कटे नहीं। लेकिन एक भी जो बोगस वोट है वो इसमें नहीं जुटेगा जी। और इस बोगस वोट जुटने के लिए जो ये चैंपियनशिप का एक होड़ लगी है कि राहुल गांधी पूरा वोट चोरी और इस अभियान से SIR को लेके जो अभियान चलाया था जी, उसको कहीं से पछाड़ते हुए ममता बनर्जी बंगाल में आगे आ गई। अब ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग तो तुम्हारा भी और हमारा भी वैसे ही एक राइवलरी में रहा, तो तुम पीछे क्यों हो कि हमारे सामने में एक अपोजिशन खड़े हुए हो जी। तो वो इसलिए कह रही है कि NDA के अपोजिशन में जितने भी पार्टियां हैं सब एक मंच पे आए और बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA जो है उसको परास्त करे। लेकिन बंगाल में तो जो उनका खेला था कुछ बड़ा ही खेला हो गया। बिल्कुल, ये बड़ा ही खेला हो गया। और आपने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया, तेजस्वी यादव ने तो कम ही उठाया था, ये भी देखना चाहिए कि उस मुद्दे का बिहार में हुआ क्या है। भास्कर था, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप इसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। हाँ दादा, आप तो सबसे पहले इसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि 23 के बाद कोई 24वां नाम आया नहीं, वो 23 गए कहां ये पता नहीं चल रहा, और वो 23 कहां जाएं इसकी व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था दी गई है कि अगर उस 23 के नाम कटे हैं वो ट्रिब्यूनल के पास जाएं। विनोद जी ने कहा एक और ट्रिब्यूनल वहां जाइए, जाकर के अपने केस को रखिए। अभी तक तो शायद कोई ट्रिब्यूनल गया नहीं उन 23 में से कोई, और कोई नजर भी नहीं आ रहा, जैसा कि प्रसेनजीत दा बता रहे हैं। कहां गए वो लोग? को याद दिला दीजिए, 1 हफ्ते का ही टाइम है। 1 हफ्ते का वो टाइम है, ये भी बात है, 7 दिन के अंदर अंदर जाना था। दादा बताइए। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक आंकड़ा ढूंढ रहा हूं, किसी संवाददाता के पास, किसी के पास नहीं मिल रहा है। ये जो लिस्ट निकाला, रात को जो लिस्ट निकाला, सब जब सो रहे थे, उस लिस्ट में कितने सारे लोगों का नाम कट गया, कितने सारे लोगों का नाम है एडजुडिकेशन लिस्ट के पास, कितने सारे लोगों का नाम कट गया, कितने सारे लोगों का नाम है, ये आंकड़ा हमें नहीं मिल रहा है। पहला तो एक लिस्ट निकला, दूसरा लिस्ट निकल जाएगा 28 तारीख को, ऐसा बोला गया। मैं बोल रहा हूँ तो जब 23 लोगों का नाम कट गया, आपके पास ये है और कुछ नहीं है, तब ट्राइब्यूनल बिठाने का क्या दरकार है? ट्राइब्यूनल में जाएंगे, फिर नाम उठाएंगे। मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए ट्राइब्यूनल में जाएगा, फिर नाम उठेगा, इसके बीच में नॉमिनेशन फाइलिंग का टाइम हो रहा है 3 तारीख। अगर मान लीजिए मैं उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ, और मेरे नाम वो लिस्ट में नहीं है,
मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें ट्राइब्यूनल में जाने के लिए, और ट्राइब्यूनल भी मेरा जो क्या नाम रहेगा कि नहीं रहेगा ये सब जब बता देगा कि हाँ आपका नाम रहेगा, तब तो नॉमिनेशन फाइलिंग का टाइम चला जाएगा। चुनाव के पहले कब तक, अगर मान लीजिए कल चुनाव है, आज तक हमें मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं है। तो आप नहीं, तो लालचा जी मुझे थोड़ा मौका क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं रास्ता बताना चाह रहा था। आप मुझे आंकड़ा दिखाइए, ये कितने सारे लोगों का नाम कट गया है, वो आंकड़ा चाहिए मुझे। आपको 23 लोगों का नाम मिला है, मैं आपको एक रास्ता बता रहा था। 400 लोगों का, बसीराट बोल के एक जगह है, प्रसन्न साहब को मालूम है, वहां पर एक बूथ में 400 लोगों का नाम वो अल्पसंख्यक से है, जिसका नाम कट गया। ऐसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कितने सारे लोगों का नाम कट गया। दादा को जोड़ दादा मैं आपके पास आ रहा हूं दादा, उसमें मैं रास्ता ये बता रहा था कि आप तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक, तो अगर मान लीजिए इस तरह की बात है तो जाइए ना, कहिए कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुझे कुछ तो व्यवस्था दीजिए वरना मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये रास्ता खुला हुआ है सर। आप तो चाहते हैं, हम लोग देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो वोट देने वाले और उम्मीदवार जो खड़े होने वाले उसका नाम तो होना चाहिए वोटर लिस्ट पे। ये कहां से आ गया? वोटर लिस्ट पे आज भी कोई दावा के साथ नहीं कर रहे हैं। ये कहां से आया सर? तो बाकी जिसका नाम डिलीट किया गया वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। विनोद जी कुछ कहना नाम कट गया। दादा पहले इसको करेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। चुनाव आयोग का जो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसमें जो 29 लाख लोगों का जो इसमें ये था सुनवाई के बाद, उसमें 13 लाख लोगों के नाम कटे। ये तो पहले आप करेक्ट कर लीजिए। कहाँ है आपके पास है? 13 लाख। मैं कह रहा हूं कि 13 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उस 13 लाख की पूरी सूची जो है जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच गई है सर। आप सिर्फ 7 नाम अल्पसंख्यक ढूंढते हैं, आप वहीं तक अटके हुए हैं, ये आपकी मजबूरी है। धनंजय जी को बोलिए। अब धनंजय जी की बारी। धनंजय जी ये बताइए कि जो टीएमसी जिस मुद्दे पर खेल रही है, ये तो दिख रहा है कि वो तो छोड़ेंगे नहीं भाई, वो मुझे लगता है कि अंतिम वोट पड़ने तक वो एसआईआर चुनाव आयोग करते रहेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कही कि नहीं बाकी मुद्दे हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या प्लान है? क्योंकि बीजेपी ने प्रचार का तो बड़ा एकदम जिसे कहते हैं व्यापक सा प्रोग्राम बना रखा है। धनंजय जी। लालचंद जी, सच को सामने लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार तक जो दीदी कह रही थी खेला होबे, अब लगता है खेला कहां से होता था ये खुल गया है। क्योंकि लगभग 13 लाख नाम काट जा रहे हैं, कटने के बाद 76 लाख तक संख्या पहुंच गई, इनके नाम कट गए और आदमी मिल ही नहीं रहा है। वो 76 लाख लोग कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निगल गया, या खेला होने वाले पैकेट में या पैकेज में शामिल थे वो लोग। माँ माटी मानुस का नाम लेकर ममता बनर्जी आई थी। माँ बहनों की कोई किस तरह से बंगाल में बेआबरू किया गया है, जो कत्लो गारत का पेशे मंजर बंगाल ने प्रस्तुत किया है। जो आप आर्चेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के संदेश खाली से लेकर के शाहजहां शेख के लिए बलात्कारियों रेपिस्टों के लिए ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। 2018 के बाद से लगातार एनसीआरबी को डाटा देना बंद कर दिया है बंगाल ने। ये हालत है, ये हालत है। दादा आप चिल्लाइए मत, आपका भी पाप में आप भी भागी है और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करने जा रही है। इस पाप में आप भी भागी है और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करने जा रही है। प्लीज आर्जीकर का कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुन लीजिए, धनंजय जी को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं मौका दूंगा भास्कर दा, पूरा मौका दूंगा। धनंजय जी को सुन लीजिए। भास्कर दा, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी इस बेगैरती के लिए जो बेहयाई बेशर्मी कर रहे हैं ना। ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप मैं ये कहना चाहता हूँ आर्जीकर मामले में, आर्जीकर मामले में आप अपने समय में कृपया बोल दीजिएगा। 2018 के बाद से एनसीआरबी को बंगाल ने डाटा देना बंद कर दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बंगाल टॉप पर है और पिछले 5 साल से लगातार टॉप है। 2024 संदेश खाली मामला, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ मेडिकल लॉ कॉलेज, सांतागाछी में श्रमिक महिला सामूहिक महिला बलात्कार, 2014 बीरभूम सामूहिक महिला बलात्कार, 2015 कंधमाल सामूहिक मामला बलात्कार, 2020 भाजपा समर्थित आदिवासी महिला का बलात्कार, 2021 बंगाल हिंसा के बाद। तो ये सब गिनाइएगा ना आपका जो व्यापक प्रचार का कार्यक्रम है। 2024 इससे भी बड़ा बताइए, 2022 में दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की 64 बलात्कार और 52 में बीजेपी का कुछ है नहीं, बलात्कार और 52 हत्या की फाइल दी गई सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद सीबीआई को।
जो ये बीजेपी के बेशर्मी लिए पे कुछ हाई करेगा, पे कर एक है इलेक्शन कमीशन। पैसे मंजर आपको बंगाल लड़ाई में कर रहा है प्रस्तुत किया जा रहा इलेक्शन कमीशन लालचंद जी बीजेपी की तरफ बताइए, से लड़ाई कर रहा है। 64 हत्या बीजेपी 52 लड़ाई बलात्कार निकाला की है, फाइलें दबा के रखी गई थी इलेक्शन कमीशन लड़ और रहा है शाहजहां आपकी शेख के तरफ लिए से। ममता बनर्जी जो अधिकारियों के कुकर्मियों के लिए जो ममता नहीं, बनर्जी आप तो धरना ये पड़ा, कहिए बेशर्मी कि से आप इलेक्शन बेहयाई से कमीशन मुस्कुरा किसकी रहे तरफ है? अरे कुछ तो आपकी शर्म कर तरफ है। लीजिए, आने इलेक्शन वाली पीढ़ियां कमीशन माफ अभी नहीं भी ये करेंगे आपको। आंकड़ा पेश नहीं कर पाया कि हाँ इतने सारे लोगों का ठीक नाम है। था, इतने सारे ठीक लोग, है, मैं अब इतने जरा सारे लोगों का नाम एक कट जरा गया। दूसरे पहलू पर लौटता हूं और ये दूसरे पहलू की शुरुआत लालचंद जी हाँ। लालचंद जी भास्कर लगातार मुझे भास्कर जी डिस्टर्ब करते रहे और किस बेहयाई से मुस्कुरा के डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक लाइन आप बोल लीजिए, फिर दूसरा पहलू मैं कौन सा लेकर आने वाला हूं बताऊंगा। मैंने कहा ममता बनर्जी मां माटी, आप दादा खुद सो लीजिए कि आपने डिस्टर्ब कर दिया, सच को नहीं जाने दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी दादा। ठीक, ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ठीक है, और पता नहीं कैसे ये पश्चिम बंगाल के वोटर को समझाइएगा धनंजय जी, पश्चिम बंगाल के वोटर को। लालचंद जी मां माटी आप मानुष भी की बात समझाइए, करके ममता लालचंद जी, बनर्जी लोग समझते हैं, समझाने हाँ का सही दरकार बात है, नहीं उधर लोग टीएमसी समझते भी हैं। समझाएगी, लोग लेकिन समझते हैं, लेकिन इसको टीएमसी समझाने को का अब दरकार नहीं समझाने है। के लिए प्रसेनजीत दा, टीएमसी को अब समझाने के लिए उन पार्टियों, उन सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही है जिनको उन्होंने कहा तुम हो कौन, तुमको मैं एक सीट भी नहीं दूंगी। अब उन लोगों की भी जरूरत क्यों महसूस होने लगी प्रसेनजीत दा, जो कि गैर एनडीए दलों का ममता बनर्जी को साथ चाहिए, क्यों जरूरत महसूस होने लगी प्रसेनजीत दा? नहीं, वही तो मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2026 विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा से सब चुनाव जरूरी है जी, लेकिन विधानसभा चुनाव काफी जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी लोकसभा की राजनीति छोड़ के काफी दिनों से विधानसभा का राजनीति या राज्य का राजनीति के ऊपर नजर ज्यादा दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के हिसाब से 2011 से राजनीति कर रही है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले से ही इतना नजर लगाया, बोल दिया कि 294 सीटों में मैं लड़ रही हूं और मुझे वोट दीजिए, यहाँ पे किसी दूसरे के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। तो ऐसी समय पे उन्होंने अचानक इंडी गठबंधन की बाकी लोगों को इस तरह से आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। ये सोचने वाली बात है, विनोद जी, सबको सोचने वाली। बिल्कुल और विनोद मैं जी, ये बता दूं, ऐसी समय पे, जिस समय पे जोगेंद्र यादव से लेकर इन सब का जो लाला है, मतलब जो राहुल गांधी है, ये सब लोगों ने वोट चोरी का जो दुकानदारी है वो छोड़ दिया है जी। ये सारे अब ईरान की तरफ चले गए हैं और तेल और गैस की तरफ चले गए हैं। ईवीएम भी छोड़ दिया है, ईवीएम भी बेचारी बच गई है। ठीक, ये सारे दुकानदारी इन्होंने छोड़ दिए हैं। ठीक, विनोद जी की टिप्पणी। विनोद जी, ममता बनर्जी का ये आमंत्रण ये स्वीकारे या ना स्वीकारे, मैं वही उसी चीज पर विनोद जी का भी नजरिया चाहता हूं। विनोद जी, अब कह रही हैं कि नहीं, गैर एनडीए दलों की जरूरत है, क्या अब जो है कांग्रेस हो, सीपीएम हो, वो किसी भी तरह से ममता बनर्जी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? उनकी जब वो हाथ बढ़ा रही है किसी भी तरह से, कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सहयोग? वाम मोर्चे की विनोद आपके लिए मैं बता दूं, वाम मोर्चे की तरफ से सारे की सारे सीटों की ऐलान कर दिया गया। उसमें वो भी फुरफुरा शरीफ वाले भी शामिल हैं उस वाले गठबंधन में, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। विनोद जी, लाल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 30% मतदाता का मत भूलिए। जो अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है वो 30% है, और वो 30% जहां है उनकी बहुतायत 114 सीटों पे है। और 114 सीटों पे जो ममता बनर्जी की जो पिछले 15 साल के शासन की सबसे बड़ी ताकत यही है। लोग माँ माटी मानुष को जो भी फ्रेज और जो भी नैरेटिव को ले, जो भी बंगाली प्राइड का नैरेटिव ले, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी की जो पूरी ताकत है चुनावी राजनीति की, वो इस 114 सीटों पे जो 30% से ज्यादा मतदाता हैं उनकी ताकत है, और वो अल्पसंख्यक है जी। तो वो अल्पसंख्यक मतदाता की राजनीति में आप देखिए कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की एंट्री है। हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ साथ जो दादा कह रहे थे कि सीपीएम और फुरफुरा शरीफ के जो पीस पार्टी कौन सी पार्टी है,
तो उन पार्टी का अलायंस है, सीपीएम का है, कांग्रेस पार्टी का अपना आधार जो है, जो बात वो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी का आपने सुना था, तो वो भी उसी मुस्लिम वोट के ज्यादा डिपेंड है। तो वो ये बता रही है कि भाई मैं यही लड़ाई तो मैं लड़ रही हूँ एसआईआर के नाम पे, तो आप कम से कम हमें पूरा साथ दीजिए और ये जो चुनावी राजनीति में आप आए हैं वो टीएमसी को सपोर्ट कीजिए, मैं ये समझ सकता हूँ जी। छोटी छोटी प्रतिक्रिया दोनों की। भास्कर दा, पहले आप, क्यों जरूरत महसूस होने लगी? पहले तो सबको ठुकराते रहते थे, अब क्यों जरूरत महसूस हो रही है? जल्दी से। देखिए ये जो आंकड़ा बोले ना गलत। देखिए 30% तो पहला कहां से मिला है हमें मालूम नहीं है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ। दूसरी बात यह है, आउट ऑफ 294 स्टेट एक ऐसा भी जगह है जहां अल्पसंख्यक वोट है 5% से भी कम, तो वहां से भी टीएमसी जीत चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। टीएमसी जीतता है मेरे सवाल का ये बोल रहा और एक मिनट, तो ये जो अल्पसंख्यक जहां पर कम है 10% से भी कम है, तो वहां पर क्या हिंदू लोग वोट नहीं देते हैं? ठीक है, हिंदू लोगों का वोट सिख ईसाई, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। धनंजय जी, धनंजय जल्दी से प्रतिक्रिया। देखिए, जो ममता बनर्जी कल तक इंडिया अलायंसों को कहती थी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैं वही बात कर रहा हूं। समझ गए कि उनका काम तमाम है, उनको समझ गए कि उनका काम तमाम है, क्योंकि उनके खिला होने वाले जो अच्छा आपके गाने पर भास्कर दा भी एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं वैसे। उनकी पोल खुल गई है, उनकी पोल खुल गई है, वो कहां 73 लाख पहुंच गए हैं। शुक्रिया, ये पता ही नहीं है। शुक्रिया, अभी समय की कमी है, शुक्रिया। बहुसंख्यक आबादी जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता, ख्वाब देखते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया धनंजय जी, भास्कर दा शुक्रिया, दा शुक्रिया, विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बात तो सही है, और सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्ड खेलेंगे, हम भी बात करते रहेंगे। और अब लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो कहां की? वो केरल की, क्योंकि केरल में भी चुनाव होना है। केरल में 9 अप्रैल को ही चुनाव होना है, लेकिन अभी तक यूडीएफ ने अपना चेहरा तय नहीं किया है। देखिए पहले रिपोर्ट। केरल विधानसभा के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है और राज्य में चुनावी हलचल इस समय पूरे उफान पर है भी, क्योंकि 9 अप्रैल को ही मतदान है। इस बीच राजनीतिक उठापटक भी केरल में जारी है और वैसे केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही होता रहा है मुकाबला। इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की भी अच्छी स्थिति है। सत्ताधारी एलडीएफ की तरफ से तो आप मान लीजिए कि सीएम विजयन ही चेहरा है, लेकिन प्रमुख विपक्षी यूडीएफ का चेहरा अभी तक तय नहीं है, क्योंकि केरल में यूडीएफ की प्रमुख घटक कौन है? कांग्रेस। उसमें है असमंजस की स्थिति। पहले शशि थरूर के नाम की चर्चा थी, लेकिन आला कमान के साथ तो केसी वेणुगोपाल का रिश्ता अच्छा है, और कांग्रेस के सांसद जो केरल में उनके भी अपने अपने खेमे हैं। अच्छा एक बात और है, असम में कांग्रेस ने अपने सांसद गौरव गोगोई को विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन केरल में सांसदों को टिकट नहीं दिया। यह भी बड़ी बात है, विधानसभा का टिकट नहीं दिया। इस बीच केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। क्या है? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो। दरअसल इसके पीछे सेक्युलर होने का चक्कर है, इसी चक्कर में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एलडीएफ पर अब भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया। There are actually only two parties fighting in Kerala. One is the UDF alliance, and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams. तो भाजपा की नेता शोभा करंदलाजे ने केरल में भाजपा की प्रबल जीत का अपना दावा किया। पूरा त्रिशूर में पद्मजा का फैमिली को अच्छा नाम है, न हमारा बीजेपी भी है। पहले लोकसभा में सुरेश गोपी जी को भी इधर लीड मिला। मुझे लग रहा है ये चुनाव में भी हम लीड करेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। बीजेपी का वोट एंड पद्मजा का वोट के साथ हम बहुत अंतर से जीतेंगे, ऐसा है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए के साथ हम जीतने वाले हैं।
बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। लेकिन केरल का मुकाबला इस बार है कैसा, जमीनी सच्चाई जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि केरल में हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों खेमे में और तीसरे खेमे में भी क्या कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट हमने दिखाई। लेकिन केरल में क्या यूडीएफ चेहरा दे पाएगी? हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें जरा इस बारे में बताएंगे। विनोद जी, लग रहा है क्योंकि 9 अप्रैल को मतदान है, अब तो देखिए समय भी काफी कम रह गया, अब तो यूडीएफ मुझे नहीं लगता कि चेहरा दे पाएगी या किसी को चेहरा दे सकते हैं। दूसरी तरफ सीएम विजयन का चेहरा उनके पास है, एलडीएफ के पास। चेहरा नहीं देने में ही ज्यादा यूडीएफ को फायदा है लाल जी क्योंकि खेमे बंदी है ना। चेहरा नहीं देने पे कम से कम ये तो है कि ये पूरी लड़ाई और पूरा जो जंग है यूडीएफ वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहा है, तो वो एक फेस बनता है। और उस यूडीएफ में अगर आप देखिए तो आज से कम कांग्रेस पार्टी के ही जो बड़े लीडर हैं वो अलग अलग नाम की चर्चा कर चुके हैं। कम से कम 5-6 लोग सीएम के पद के उम्मीदवार के लिए आ चुका है नाम अब तक। लेकिन तय आला कमान को करना है, और तय आला कमान को करना है तो जाहिर सी बात है उसमें है कि किसी वेणुगोपाल का नाम सबसे शीर्ष नेता के रूप में लिया जाता है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में आप ये देखिए कि वेणुगोपाल पिछले खासम खास है भाई, खासम खास, और 10 साल से कांग्रेस की राजनीति को पूरे मोड़ देने वाला सिर्फ केसी वेणुगोपाल ही है। और वो केरल से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बढ़िया मौका मिल रहा है। मौका इसलिए भी है लाल जी कि कम से कम 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इसका लोड अभी तो एलडीएफ के सरकार पे और खास करके विजयन पे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। कि केरल में आमतौर पे आपने देखा होगा कि 5-5 साल के लिए एलडीएफ और यूडीएफ होता था। पिछली बार जो है वो कम से फिर से विजयन को आने का एक मतलब था कि कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा झटका था। तो कांग्रेस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती किसी बात को लेके। आप देखिए कि सुधाकर कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो एमपी हैं और लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जो आप कह रहे थे कि असम के लिए अलग रूल और केरल के लिए अलग रूल दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी के आ जाने से एनडीए आप कह सकते हैं कि 10-20 पार्टी का छोटे छोटे दलों का भी बीजेपी के साथ अलायंस है। वो उस अलायंस के आने के बाद ये एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ में कुछ जो सियासी समीकरण था वो बना अलग हुआ है जी। वो सियासी समीकरण ये है कि अब ये दोनों पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ इनको लगता है कि अगर बीजेपी को इसमें अगर एक मोर्चा के रूप में केरल में खड़ी हो गए आज, जो बीजेपी ने दिखाया है नगरपालिका के चुनाव में और लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो उन्हें ये डर सता रहा है कि जो एलडीएफ के जो एक वोट बैंक है पुराना और यूडीएफ के जो अपना एक वोट बैंक है वो कम से कम अगर वो आधार खसकेगा तो वो नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये नतीजा चाहे एलडीएफ की वापसी हो सकती है, ये नतीजा चाहे यूडीएफ को वापसी में काफी बड़ा डेंट लग सकता है। इसलिए वो सारे लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। ये कम से कम ये लोगों में एक जो उनका एक सो कॉल्ड सेकुलर वाला एक इमेज है लोगों का, उसमें ये पड़े कि ये बीजेपी के साथ में है और ये जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीपीएम के साथ में है। तो इस खेल में मुद्दा कम बात अब ये कि कांग्रेस की निर्भरता दिखती है कि वो पूरा का पूरा एंटी इनकम्बेंसी पे है, कि वो खुद ब खुद उनको लगता है कि सत्ता चल के आएगी। इसलिए राहुल गांधी के भाषण में आप विजयन सरकार पे फेलियर का नहीं लगाया। लेकिन इसमें एक चीज विनोद जी, आप कह रहे हैं खुद ब खुद सत्ता चल के आ जाएगी क्योंकि 10 साल से वहां है। अब सवाल है तीसरा कोना भी तो इस बार मजबूत हुआ है।
बीजेपी के नेतृत्व में यही पॉइंट ये है। किसकी संभावनाओं पर कितना असर? तीसरा पॉइंट आने से जो है कि अलग अलग आप ये देखिए कि बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरह से परफॉर्म किया है, अब त्रिवेंद्रम जैसे आप सोचिए कि महानगर में बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली है। तो कभी आप ये कल्पना करते थे गुजरात में अहमदाबाद में बीजेपी ने म्यूनिसिपैलिटी से ही मेयर बना के अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये बीजेपी इसकी अपनी एक यात्रा देख रही है, लेकिन इनको ये डर है कि अगर मान लीजिए सीधे सीधे अगर ये कांग्रेस की तरफ से विजन को चैलेंज किया जा रहा है कि आप राहुल गांधी की तो इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हर मुद्दे पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? तो बीजेपी कहते हैं कि भाई एक मैच्योर एक स्टेट्समैनशिप की भी बात तो करो। राहुल गांधी की बातें उठपटांग सी होती है, देश के प्राइम मिनिस्टर की बात को हम कैसे हर मुद्दे पे उसको क्रिटिसाइज करें? तो ये समझने की बात है, लेकिन वो उसको इंटरप्रेट अपने नैरेटिव में लाते हैं कि पीएम मोदी की तो कभी क्रिटिसाइज बीजेपी करते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, इसीलिए वो बीजेपी के साथ में है और यही चुनावी एजेंडा पूरा केरल हमारे संवाददाता भी शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनसे थोड़ी जमीनी हालात ले लेते हैं। विवेक हमारे संवाददाता जुड़ गए। हाँ विवेक, बताइए जरा क्या हो गया, क्या मतलब यूडीएफ बिना चेहरे के जाएगी, बिना फेस के? विवेक, आवाज आ रही है? विवेक, आवाज आ रही है? नहीं आ रही विवेक को आवाज, विवेक को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाकर के हम जरूर जमीनी सच्चाई जानेंगे कि आखिर केरल में इस बार लग क्या रहा है, और तीसरा फैक्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे एनडीए की, उसका क्या असर होगा, इस पर आगे फिर कभी करेंगे विस्तार से बात। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।